देखिए, इसमें एक सी विषय की ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार थी, तो अग्निवीर को लेके बिहार में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उसमें उसमें आपने देखा था कि रेल जलाए गए, बसें जलाई गई थी, यहाँ तक कि पुलिस पर गोलियां भी चली थी। किस कहीं स्टेशन मास्टर के केबिन जलाए जा रहे हैं और धू-धू कर बिहार जल रहा था, सरकारी संपत्ति नष्ट की जा रही थी। लेकिन कहीं पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, अगर आपको ध्यान में हो। किसी पर उस ढंग से मुकदमे नहीं हुए। लेकिन वही पुलिस जब बिहार में आखिर जो 2019 से जो लोग अपनी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनको शिक्षक बनने की तमन्ना है, जो डिजर्व करते हैं और अर्हता पूरी करते हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि उस समय बिहार में जो कुछ भी हुआ, कहीं न कहीं उसके पीछे प्रशासन और सरकार का मूक, जिसको कहते हैं मौन समर्थन, मूक सहमति थी। ये बहुत भयावह स्थिति है। दूसरी बात जो अग्निवीर और अग्निपथ में ये भी दिखाई दे रहा था, उसके कुछ दिन बाद सबने वो खबर पढ़ी है कि वहाँ से पीएफआई का एक बड़ा मॉडल सामने आया था, जिसमें बताया गया कि 15,000 को उसने 2047 तक संपूर्ण भारत को बताया था कि हम इस्लामीकरण कर देंगे, क्योंकि उसने ये लिखा था कि अगर 10% भी हमारे समर्थक बन गए तो हिंदू इतने कायर हैं कि वो हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे और हम समूचे देश को मुसलमान बना लेंगे। तो ये जो प्रदर्शन था उसमें मैंने भी आवाज़ उठाई थी कि भाई ये सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं है। अगर अग्निवीर अग्निपथ का विरोध सामान्य होता तो इस ढंग से हिंसा नहीं होती। उसमें प्रोफेशनल तरीके से हिंसा हो रही थी, प्रोफेशनल तरीके से रेलें जल रही थी, बसें जल रही थी। तो साफ दिख रहा था कि उसके पहले 10 जून को जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन में पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी जुम्मे के नमाज के बाद, तो वो भी शक्तियां उसमें सक्रिय थी। पीएफआई में अगर 15,000 लोगों की ट्रेनिंग उसने दिया है, जो पुलिस उस समय पुलिस ने ही बताया था, अब तो एनआईए की जांच में है, क्योंकि संजोग से एनआईए की जांच में है, तो सरकार बदलने के बाद पता नहीं पुलिस उसकी जांच करती भी कि नहीं करती। तो जाहिर है कि वो सारे तत्व उसमें थे। तो इस कारण से क्या ये जानबूझकर उस समय की हिंसा में यही पुलिस, यही एडीएम, यही प्रशासन सक्रिय नहीं था? अगर प्रशासन सक्रिय होता तो रोका जा सकता था। और बाकी निहत्थे जो है शिक्षक अभ्यर्थियों पर, जिनको कि शिक्षक बनना है और सरकार ने वैकेंसी निकाली है, उसको समय पर अपॉइंट करना जरूरी है, जो नहीं हुआ है। उस समय बीजेपी की हालांकि सरकार थी, उसको भी करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने एक प्रकार से कहते हैं ना कि सहयोगी, संपूर्ण सहयोगी की भूमिका में थी, या सहायक की भूमिका में आप कह सकते हैं। वहाँ की सरकार ये नहीं था कि हम बराबर के पार्टनर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैंने नीतीश कुमार उनके लीडर हैं, वो जैसे कहते हैं हमको करना है। थोड़ी बहुत पार्टी में कभी कभी आवाज़ उठती थी। तो अब इसमें जो लाठी चार्ज हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? क्या यह सरकार मानकर चल रही है कि जो भी हमारे विरोध में आएगा वो भाजपा और संघ का होगा, वो वैसा ही सांप्रदायिक होगा, वो गैर सेकुलर होगा, और उसके साथ प्रशासन उसी ढंग से बुरा बर्ताव करे जैसे कि कोई कानून में हाथ लेने वाला दादा गुंडा बदमाश करता है, या पुलिस और प्रशासन की क्रूर शक्ति से उसको कुचला जाएगा? ये क्या हो रहा है? अच्छा, इसके पहले आपने, जहाँ तक आपका प्रश्न है अपराध के बारे में, तो कई अपराध हुए। पत्रकार का मर्डर हो गया है, पटना में समस्याएं आई हैं, दूसरी जगह लूट हो रहे हैं, तो वो सब तो सामने दिख रहा है। लेकिन ये घटना कि जिस चीज़ को आसानी से संभाला जा सकता था, मांग हो रही है, उसको वही एडीएम जो पहले कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, वो आकर के पुलिस के हाथ से लाठी लेके और स्वयं पीट रहा है। तो क्या परिवर्तन है? इसको तो समझने की जरूरत है। पीछे का तो मतलब इतना ही होता है कि अब लग रहा है कि भाई हम विरोधियों को अगर पीटेंगे तो हमको वाहवाही मिलेगी। अगर सरकार की ओर से ऐसा है कि कानून व्यवस्था और बाकी संविधान अपनी जिम्मेवारी उसको ताक पर रख के हम किसी को मारते हैं, पीटते हैं, तो हमारे साथ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है सर, हम अन्य राज्यों में भी देखते हैं कि अगर कोई दूसरे पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी से गाली गलौज कर देता है या किसी को मार पीट देता है तो सीधे मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगने लगते हैं। लेकिन कल एडीएम के ऐसी कार्रवाई, क्रूर कार्रवाई करने के बाद लोग, कोई ये नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, बल्कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एडीएम को समझाया गया है और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी सारी जिम्मेवारी एडीएम पे थोपी जा रही है। सरकार का जवाबदेही क्या होगा?
नहीं, एडीएम पर भी सारी जिम्मेवारी नहीं थोपी जा रही है। अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उनको समझाया गया है, हाँ, हालांकि मैंने अभी ये बयान देखा नहीं, आप कह रहे हैं तो सही होगा, और उन पर उसकी जांच की जाएगी या कार्रवाई की जाएगी, वो तो वीडियो में दिख रहा है, उसको तो अभी तक सस्पेंड होना चाहिए, उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। जो मेरी जानकारी आई है कि उसके हाथों में तिरंगा देख के लोग बता रहे हैं कि एडीएम ने समझा कि जरूर भाजपाई या संघी होगा, ये तिरंगा लेके कैसे आ गया है, इसलिए इसको पीटो। पता चल रहा है कि वो मुसलमान है, वो जिसको पीटा गया है उसके बारे में अब पता चल रहा है कि वो तो मुसलमान था। ये भी मुझे किसी ने मैसेज किया है। अगर ये सच है कि ये एडीएम को नहीं मालूम था कि हाथों में झंडा लेने वाला मुसलमान है, उसने संघी और बीजेपी मानकर पिटाई की है, तो इसकी तो ठीक से जांच होनी चाहिए। और ये जांच तभी हो सकती है जब किसी जुडिशियल इंक्वायरी जैसी कोई चीज़ हो, और वो भी इंक्वायरी से नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये विपक्ष की भूमिका होती है। जहां भी इस प्रकार की हिंसा होती है, या जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है कि विपक्ष के विरोध के किसी आदमी को चांटा भी लग जाता है, होता है, तो कहता है मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, इस्तीफे की मांग तक होती है, या बहुत सारी बातें होती है। बिहार में नहीं हो रहा है, तो ये काम तो वहाँ के विपक्ष का है ना। विपक्ष में मेन इस समय भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नीतीश कुमार के सहायक या सहयोगी की भूमिका में थी, तो क्या सत्ता से बाहर आने के बाद भी उसकी वही भूमिका होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बयान दे दें? आप कल्पना करिए ना कि जब नीतीश कुमार ने 2017 में आरजेडी से समर्थन वापस लिया था, तो आरजेडी कैसे सड़कों पर उतरी थी और क्या क्या माहौल बना था कई दिनों तक। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर कहीं उतरती हुई दिखाई दे रही है। बस एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक प्रदर्शन हो गया है। तो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को करना है, भारतीय जनता, और उसका दायित्व भी है कि कोई भी निर्दोष निरपराध आदमी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा सरेआम पीटा जा रहा है वीडियो पर, उसके हाथ में तिरंगा झंडा है, उस तिरंगे का भी सम्मान कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, तो ये आवाज़ कौन उठाएगा? और कम्युनिस्ट पार्टियां जिन्होंने, तो बीजेपी तो कर नहीं रही, या तो बीजेपी का बिहार में कोई नेता नहीं है जो अपनी जिम्मेवारी समझता हो, या बीजेपी सड़कों पर उतर के सरकार को घेरने, सरकार को दबाव में लाने का मादा खो चुकी है, या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है। नहीं तो अभी तो उसके पास मौका था लगातार नीतीश कुमार, और अगर मेरे को आप बताइए, मेरे जैसा कोई नेता होगा तो आह्वान करेगा कि चलो मुख्यमंत्री का घर घेरे, मुख्यमंत्री को घेरो, वो उप मुख्यमंत्री को के घर पर घेराव करो, वहाँ के डीजीपी का घेराव करो, जीना इनका मुहाल कर दो कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आप उचित जवाब नहीं देंगे, जब तक इसकी सही जांच होकर, जांच होने में कितना समय लगेगा, उसमें 2-3 घंटा से ज़्यादा समय नहीं चाहिए। वीडियो फुटेज उपलब्ध है, अगर कस के मेहनत किया जाए, वो आदमी कहाँ से आया, कैसे आया, और बात की जाए तो मोटा मोटी तो ये प्राइमरी स्टेज की जाँच आ जाएगी, तो ये की जा सकती है। तो बिहार में अगर विपक्ष इस ढंग से बयान देने तक सीमित रहेगा तो ऐसे ही होगा। अभी तो ये शुरुआत है। आरजेडी और के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन क्यों टूटा था? यही आरोप था ना कि लालू प्रसाद यादव के घर से शासन चल रहा है, जिसको ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए वो लालू जी के घर पर जाता था, किसी को शिकायत करनी है कि एसपी काम नहीं कर रहा है तो लालू जी के घर पर जाता था, लालू जी सीधा फ़ोन करके पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारियों को डांटते थे। एक ऑडियो वायरल हो गया था जिसमें शहाबुद्दीन, अब तो स्वर्गीय हो गए शहाबुद्दीन, लालू जी को कह रहे हैं कि सिवान का जो एमपी है वो ख़त्म आदमी है, वो अपने ही कार्यकर्ता को पकड़ता है, मारता है, उसके साथ बात करिए, अच्छा ऐसा करता है, देखा तानी फोन तू रखा, और साथ ही वो फ़ोन लगा के कर एसपी के लगाओ रहे, एसपी को ये ऑडियो वायरल था। तो नीतीश कुमार की स्थिति ये हो गई थी कि लग रहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में शासन ही नहीं है। जो शासन है और वो है वो मूल जो कानून व्यवस्था का मामला है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है, वो तो लालू जी के परिवार की ओर से चल रहा है। तो फिर अगर वही स्थिति पैदा होगी, उसके अनुसार लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, डीएम का, एडीएम का, एसडीएम का, यहाँ तक कि थानेदार का, डीएसपी का, एसपी का, डीआईजी का, आईजी का, उस ढंग से पोस्टिंग होगी, तो फिर तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब तो यही है कि बिहार में अगर बीजेपी नहीं करेगी तो किसी को विपक्ष बन के खड़ा होना पड़ेगा। और बिहार में एक और नेता हैं जो नीतीश कुमार का विरोध करके चुनाव में लड़ रहे थे, वो कहाँ है? नाम जानते ही है पूरे बिहार के लोग। तो चिराग पासवान कहाँ है? उसको भी खड़ा होना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है कि कहीं उनकी पार्टी भी सड़क पर उतर रही हो।
सर अभी कुछ मतलब करीब 48 घंटे पहले ही एक ऐसी भी खबर आई थी कि मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा था, वहाँ कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बोला गया कि इनको हटाया जाए, मुख्यमंत्री का काफिला निकलेगा। तो वो नहीं हटे, बोले मुख्यमंत्री जी हमसे बातचीत करेंगे तब हम हटेंगे, कोई लड़के के लापता का मामला था। उसके बाद पथराव हो गया। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पथराव हुआ था उसी का बदला लेने के लिए, जैसा आपने कहा तिरंगा देख के संघी समझ के ये बदले की कार्रवाई किसे की गई है, आपको भी लगता है ऐसा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस ढंग से कार्रवाई होगी कि पुलिस प्रशासन अगर प्रतिशोध के भाव में करेगा कि वहाँ हो गया तो गुस्सा यहाँ उतारो, तो फिर तो कानून का राज का कोई मतलब नहीं है। जो हाई कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था बिहार के बारे में जंगल राज है, जो 90 के लास्ट के दशक में, तो फिर तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री के काफिले के घेराव में भी अगर पत्थरबाजी हुई तो जाहिर है कि उन लोगों को अगर उनके साथ सही ढंग से टैकल होना चाहिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये सत्ता बदलने के बाद जो शासन प्रशासन है उसको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि विरोध प्रदर्शन से हमको कैसे निपटना है, या फिर ऐसे लोगों को मौके पर नियुक्त किया जा रहा है जिनके पास काबिलियत नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, उनकी समझ नहीं है। दो ही का कारण हो सकता है। तो मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि इसको देखें, और विपक्ष का दायित्व है कि वो भी पता करे कि भाई ये कैसे लोगों की नियुक्ति है, कैसे लोग एडीएम के पर, क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ लोग डिप्टेशन पर आए हैं महत्वपूर्ण जगहों पर, क्या हो रहा है बिहार में। क्योंकि ये इस ढंग से बढ़ेगा तो फिर तो बिहार की दशा वही हो जाएगी जैसे पहले हुई है। लेकिन इस समय की घटना ऐसी है कि इसके विरुद्ध में आवाज़ उठी है, अभी एडीएम की पिटाई के बाद आवाज़ उठी है। मेरा अपना मानना है कि अगर पार्टियां वहां नहीं खती है तो बिहार के लोगों को इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। जिनको लगता है कि ये गलत हुआ है, जो आंदोलनकारी थे, अगर उनका साथी पीटा गया है तो उनको तब तक वहां जाके आंदोलन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, अनशन पर बैठना चाहिए, जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाए। स्वयं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रशासन की गलती स्वीकार नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिहार में होगी। और मीडिया वहाँ है, मीडिया का दायित्व है। मीडिया भी बिहार में स्थिति यह है कि पता नहीं, मैं थोड़ा बहुत सरकार की आलोचना हो लेकिन नीतीश कुमार के विरुद्ध कुछ मत बोलो, अब हो गया है कि तेजस्वी पर भी कोई कुछ मत बोलो। तो बिहार की मीडिया भी एकदम से लगता है जैसे आत्मसमर्पण की मुद्रा में है। जो बिहार की मीडिया अगर दिल्ली से केंद्रित है थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वहाँ भी उन खबरों को लगाना कठिन हो गया हुआ है बिहार में। तो वहाँ तो एक प्रकार से अघोषित जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अघोषित इमरजेंसी कुछ लोग कह सकते हैं। तो जब मीडिया भी इस विषय को नहीं उठाएगा तो बिहार में क्या हो सकता है। तो सारी स्थितियां बता रही हैं कि इस समय बिहार में लोकतांत्रिक शासन, जो लोकतंत्र के अनुरूप जो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम इस प्रकार से शासन देंगे, उसके अनुरूप नहीं है। अंतिम प्रश्न ये लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिससे बिहार का विकास हो और लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाएं बची रहें? देखिए, इसका कोई एक सूत्र देना कठिन है। लोकतांत्रिक संस्थाएं तो तभी बचे रहेंगे जब बिहार के लोग जागरूक होंगे। जिस प्रकार से आप चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं और झूठ बोलते हुए आप पाला बदल देते हैं, उसमें हम सोचे कि बिहार का विकास हो जाएगा, अच्छा शासन आ जाएगा। आपके पास जो है 43 ही है ना उनके विधायक, आपके पास 43 विधायक है, दूसरे के पास 77 2 79 विधायक है। वो भारी संख्या में 100 से ऊपर उसके गठबंधन है, वो आए हैं। तो शासन में उनका चलेगा कि इनका चलेगा? और जो पूरा गठबंधन है उसमें शासन के कितने अनुभवी हैं, कौन सुशासन के प्रतीक हैं। इसलिए बिहार में सूत्र तो एक ही है कि जिस व्यक्ति ने जनता के साथ वादा किया था कि हम किसी भी सूरत में आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, जिसने 2020 में इस वायदे के साथ चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए कहा था कि बिहार का विकास होगा, उस व्यक्ति ने अगर पाला बदला है तो उसको राजनीतिक रूप से उसका प्रतिकार हो, वहाँ इसका विरोध प्रदर्शन हो, सरकार को दबाव में रखा जाए। बाकी कोई सूत्र जो है, लोग जागरूक रहें जो चाहते हैं, और राज्य को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को अपना कैरियर, अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ता है, तभी राज्य सुधरता है। क्योंकि इस समय के माहौल में राज्य के सही दिशा में काम करने, विकास के लिए काम करने, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना और बिहार में शांति व्यवस्था और कानून के राज्य की स्थापना या एक सभ्य समाज
की दृष्टि से बिहार के आगे बढ़ने की संभावना इस सरकार में बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार इस सरकार में उनको दबाव में काम करना है, और जो दबाव डालने वाली शक्तियां हैं उनको अनुभव नहीं हो, शायद कुछ अच्छा करना भी चाहें तो उनके साथ जो लोग हैं वो करने नहीं देंगे, उनको भी जातीय समीकरण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे अच्छे लोग अगर कम से कम सलाहकार में आए, बाकी करे, तभी कुछ हो सकता है, जो संभव नहीं दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि प्रतिकार हो जिसके वजह से स्थिति सुधरेगी, लेकिन प्रतिकार जिसका होना चाहिए उसे तो लोग पीएम मटेरियल बता रहे हैं कि ये तो भैया पीएम मटेरियल, इनका तो कद ऊंचा हो गया। नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये उनके लोग बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने यही तो बताया, नीतीश कुमार ने जो यह आरोप लगाया था उन्होंने कि हमारे राज्य के, मैं भी उसी राज्य का हूँ, मुख्यमंत्री है, उस नाते उनका सम्मान है, लेकिन जिस ढंग से राजनीति में उन्होंने हरियाणा के आया राम गया राम को दूसरे रूप में चरितार्थ कर दिया है इस समय, कि राजनीति में सत्ता में बने रहने के लिए आपको सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कहावत सुनते थे कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त है न दुश्मन है। अगर भारतीय राजनीति में कोई उसको ठीक ढंग से चरितार्थ कर रहा है तो वो श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो अब उनके अंदर चूंकि 2014 में उनको एक आकांक्षा थी कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे करके हम देश में एक सेकुलर चेहरा बन जाएंगे, 2013 में उसके कारण वो बाहर आए थे, लेकिन 2 सीटों पर जनता ने सिमटा दिया। दूसरी पार्टियों ने उनको महत्व नहीं दिया। जिन लोगों ने उनको बताया था कि नरेंद्र मोदी के विरोध करेंगे तो आप सेकुलर चेहरा होंगे, वो भी कहीं उनके बचाव में नहीं आए। फिर से वही महत्वाकांक्षा उनको कुलांचे मारी है। उनके नेता कह रहे हैं कि देश को आपको ज़रूरत है, देश आपका स्वागत कर रहा है, नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे सकता है तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। तो लेकिन तो सवाल है कि आपने इसके लिए सरकार तोड़ा, तो बोलो ना कि इसमें रहते हुए झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति झूठ बोलकर कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, 43 आपके विधायक थे, 77 भारतीय जनता पार्टी की है, वो क्या पागल पार्टी है, इतने नासमझ है कि पार्टी को तोड़ के अपनी सरकार गिरा लेंगे। अगर पार्टी तोड़ने का मतलब पूरी जनता दल यू अगर समाहित हो जाती तभी सरकार बच सकती थी। 10-15 लोगों के तोड़ने का मतलब तो सरकार गिर जाना हुआ। तो क्या सरकार गिराना चाहती थी बीजेपी? ऐसा संभव है क्या? तो जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोल करके जनता को धोखा देकर सरकार गिराया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। एक व्यक्ति जो जेपी आंदोलन से निकला हुआ था, जो कहता था कि हम राजनीति लोहिया जेपी और जयप्रकाश जी के, लोहिया और जयप्रकाश के नाम पर करते हैं, वो इस प्रकार से राजनीति कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? वो देश नहीं विदेश के नेता हो जाए, लोग पूछेगा तब ना। जब से वो सत्ता उन्होंने बदला है, एक विपक्ष के नेता का बयान आया है कि नीतीश कुमार का हम समर्थन कर रहे हैं, मुझे बता दे कोई कहा हो? तो किसी ने नहीं कहा है। तो देश तो पूछता नहीं है। तो मोर पिया पूछे ना मोर सुहागिन नाम वाली उनकी बात है, वही वो कर रहे हैं।